हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की बात आती है तो SU-57 की कैपेबिलिटी को हमेशा क्वेश्चनेबल नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ये अमेरिकन फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म से होता है, जो कि ज़्यादा स्टेल्दी हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एवियोनिक्स वाइज ज़्यादा कैपेबल है। वहीं पर SU-57 को कहा जाता है कि ये वन बी फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, जिसमें कुछ फिफ्थ जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड किए गए हैं, पर ये वेस्टर्न फिफ्थ जनरेशन फाइटर जितने कैपेबल नहीं है। तो इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि अमेरिका द्वारा सबसे पहले फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए गए तो उन्होंने इसके पैरामीटर्स रखे थे जिस पर जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं उनको आंका जा रहा है। तो इस पर हमने पहले भी चर्चा करी थी कि रशिया की फिलॉसफी SU-57 को लेकर अलग रही है। वो स्टेल्थ को एज एन लो ऑब्जर्वेबल कैपेबिलिटी की तरह देख रहे हैं। उनको पता है कि इसका मतलब कंप्लीटली इनविजिबल ऑन रडार नहीं होता है और वो उसको अचीव करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। एक बैलेंस लेकर वो चलना चाहते हैं जहां पर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को ज़्यादा अफेक्ट ना किए हुए इसको लो ऑब्जर्वेबल रखा जाए। तो SU-57 के केस में स्टेल्थ वहाँ तक इस्तेमाल होता है जहाँ तक कॉम्बैट कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, और खाली कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी को भी देखा जा रहा है। यानी कि प्लेटफॉर्म को ऐसा ना बना दिया जाए कि इसको फ्लाई कराना इतना महंगा हो जाए कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर में सर्विसेबिलिटी अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो, उसके बाद डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इनको ऑपरेट करने में परेशानी आए और इनका फ्लाइंग कॉस्ट इतना हो जाए कि इनको सस्टेन करने में परेशानी आ जाए। तो इस फिलॉसफी के साथ SU-57 को बनाया गया है और इसको एज एन लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट देखा जाता है, लेकिन इसे एज अ रफ प्रैक्टिकल मशीन बनाया गया है जो कि कॉम्बैट लड़ने के लिए है। जो वेस्टर्न फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है उसमें F-22 एक डेडिकेटेड एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म है, F-35 एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है लेकिन वहाँ पर मेन रोल अटैक का है और इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का है। वहीं पर SU-57 ट्रूली मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जहाँ पर इसका मेन रोल कॉम्बैट को लड़ना है। इसको लेकर हमने एक वीडियो में चर्चा भी करी थी कि कैसे SU-57 के इंटरनल वेपन बे को लंबा और गहरा रखा गया है ताकि ये अपने वेपन बे में क्रूज मिसाइल कैरी कर पाए, जिसको इन्होंने एक एयर शो में डिस्प्ले भी किया था। ये चीज़ आपको वेस्टर्न फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ नहीं मिलेगी। चाहे F-35 की बात कर लें, चाहे आप F-22 की बात कर लें, ये अपने इंटरनल वेपन बे में क्रूज मिसाइल्स कैरी नहीं कर सकते। तो अगर आपको लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करनी है वेस्टर्न फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इन प्लेटफॉर्म्स के जो रोल हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन SU-57 को उसमें बांधा नहीं गया है। इसका RCS भले ही F-22 या F-35 जितना ना हो, लेकिन ये क्रूज मिसाइल इंटरनली कैरी कर पाएगा। तो अगर यहाँ पर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करनी है तो उस केस में लोअर RCS के साथ SU-57 सामने आएगा। वहीं पर F-35 को एक्सटर्नली ये मिसाइल कैरी करनी पड़ेगी और F-22 के साथ भी सिमिलर केस रहेगा। खैर, इस वीडियो का यही मुद्दा नहीं है, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि SU-57 की एक और पिक्चर निकल कर सामने आई है जहाँ पर ये एक नई तरीके की क्रूज मिसाइल कैरी कर रहा है जिसे S-71K कोवर क्रूज मिसाइल कहा जाता है। इस क्रूज मिसाइल को स्पेसिफिकली SU-57 के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक्सटर्नली कैरी करी जा रही हैं, पर इनको इस तरीके से बनाया गया है कि इनका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो और ये एयरक्राफ्ट के RCS को ज़्यादा एक्सटेंड ना करें। साथ में ये काफ़ी लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल है, एक तरीके से जुगाड़ है जहाँ पर 250 किलोग्राम का OFAB बॉम्ब जो है ये इसमें लगा दिया जाता है और यहाँ एक टर्बो जेट इंजन लगा हुआ है जिसे R500 कहा जाता है, जो कि इसको ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की रेंज तक क्रूज करा सकता है। यहाँ पर विंग्स डिप्लॉय होते हैं और ये अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। तो ये कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से US द्वारा JDAM के लॉन्ग रेंज वर्जन्स को बनाया जा रहा है, जिसके बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले चर्चा करी थी। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि SU-57 खाली एक एयरक्राफ्ट नहीं है, उसके साथ एक पूरा वेपन पैकेज आ रहा है जो कि इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो रशिया सिस्टम ऑफ सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ पर SU-57 एक सेंटर पीस है जो कि एक रिजिड फाइटिंग मशीन है और इसके अराउंड कैपेबिलिटी एनहेंसर्स को बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे स्टेल्दी वेपन्स आ रहे हैं, लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स आ रही हैं, इंटरनल वेपन बे में कैरी करने वाली क्रूज मिसाइल्स आ रही हैं,
साथ में S-70 ओखोटनिक जैसे अनमैन्ड सिस्टम्स आ रहे हैं जो कि मैन अनमैन्ड की तरह काम करेंगे और वो ज़्यादा स्टेल्दी होंगे और इस प्लेटफॉर्म से आगे रहते हुए इफेक्टिव सीड और डेड जैसे मिशंस को परफॉर्म कर पाएंगे और एक सेंसर एनहेंसर की तरह भी काम करेंगे। तो जो कैपेबिलिटी F-35 प्रोवाइड कराता है वो कैपेबिलिटी यहाँ पर अनमैन्ड सिस्टम से ली जाएगी और जो मैन्ड प्लेटफॉर्म होगा वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेगा और हैवी पेलोड को कैरी करेगा, साथ में लोअर RCS को मेंटेन करेगा कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। और ये लोअर RCS F-35 या F-22 जितना लोअर नहीं होगा, लेकिन कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में और प्रोलॉन्ग्ड वॉर में यूज़ करने के हिसाब से प्रैक्टिकलिटी में वो कॉम्प्रोमाइज़ करके ये चीज़ अचीव नहीं करी जा रही है। इवन हाइपरसोनिक वेपन्स को भी इनसे इंटीग्रेट करा जा रहा है। सिरकॉन मिसाइल का इंटीग्रेशन Su-57 से होना है और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस के साथ Su-30 MKI ने क्या किया था ये सब हमने देखा। हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ जो उनकी स्ट्राइक्स होंगी इनको डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। साथ में ये प्लेटफॉर्म जो एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके साथ भी काम कर रहे होंगे, सरफेस रडार सिस्टम्स के साथ भी काम कर रहे होंगे, तो एज अ पैकेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। और यही चीज़ मैक्सिमम जो एनालिस्ट हैं जो कि Su-57 को देखते हैं मिस आउट कर देते हैं। Su-57 को एज एन इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म देखा जाता है जहाँ पर ये कहा जाता है कि एवियोनिक्स वाइज ये एक अबव एवरेज प्लेटफॉर्म है, RCS वाइज भी एक अबव एवरेज प्लेटफॉर्म है, पर वो ट्रू 5th जनरेशन कैपेबिलिटी नहीं है जो कि F-35 या F-22 ऑफर करते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल वॉर हो रही है जो कि हम ईरान में देख रहे हैं, उसके बाद रशिया यूक्रेन में देख रहे हैं, वहाँ नज़र आ रहा है कि F-22 जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, F-35 के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मेन रोल है ये आपके कन्वेंशनल 4.5 जन प्लेटफॉर्म कर रहे हैं जो कि अपने एयर टू सरफेस म्यूनिशंस को ड्रॉप कर रहे हैं और आपके अनमैन्ड सिस्टम का यूज़ केस ज़्यादा हो रहा है जो कि आपको टारगेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कैपेबिलिटी प्रैक्टिकल वॉर में इस्तेमाल होती है और यहीं पर Su-57 शाइन कर रहा है क्योंकि वहाँ पर कॉम्बैट लोड, एंड्योरेंस और मनोवरेबिलिटी इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पर एवियोनिक्स वाइज ये चीज़ डिज़ायरेबल है कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो। जो रडार यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES से रडार हो जहाँ पर रेंज को एक्सटेंड किया जाए, जो EW कैपेबिलिटी है उसको फर्दर बेटर किया जाए। ऑल्दो कहा जाता है कि Su-57 की EW कैपेबिलिटी वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद जो पैसिव सेंसर्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो। तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम है ये Su-57 फिलहाल लैक करता है, लेकिन AI का इंटीग्रेशन Su-57 के साथ किया जा रहा है और ऐसे अपग्रेड्स पर रशिया काम कर रहा है। रशिया के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि R&D के लिए जो बजट है वो उनको प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है, इसलिए डेवलपमेंट जो है ये थोड़ा स्लो रहा है क्योंकि इंडिया के साथ ये पार्टनर करने वाले थे और अगर इंडिया ये प्लेटफॉर्म परचेज करता तो शायद इनको अच्छी खासी फंडिंग मिल जाती इस प्रोग्राम को स्पीड अप करने की, जो इनको मिल नहीं पाए। उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट में ये उलझ गए जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट और ज़्यादा स्लो हो गया और जो प्रोडक्शन का इशू है वो तो हमने डिस्कस किया ही था। तो इस प्लेटफॉर्म को लेकर जिस डायरेक्शन में रशिया आगे बढ़ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, पर जो गति है वो स्लो है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।